नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। रुबाइयाँ और गज़ल फिराक गोरखपुरी की ये दोनों ही रचनाएं हम पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे से समझा है दोनों को। अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, वीडियो फिर से सुन सकते हैं। चलिए आज हम इन दोनों के ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। उत्तर है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर ये भाव व्यंजित करना चाहता है कि रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। इस समय आकाश में घटाएं छाई होती हैं तथा उनमें बिजली भी चमकती है। राखी के लच्छे बिजली कौंदने की तरह चमकते हैं। बिजली की चमक सत्य को उद्घाटित करती है तथा राखी के लच्छे रिश्तों की पवित्रता को व्यक्त करते हैं। घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। प्रश्न नंबर 2, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। उत्तर है, पर्दा खोलने से आशय है अपने बारे में बताना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा करता है या बुराई करता है तो वह स्वयं की बुराई कर रहा है। इसलिए शायर ने कहा कि मेरा पर्दा खोलने वाले अपना पर्दा खोल रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, बच्चे की खुशी सबसे ज़्यादा कब पूंजी है। जब माँ अपने बच्चे को उछाल उछाल कर प्यार करती है तो बच्चे की हंसी सबसे ज़्यादा पूंजती है। बच्चा खुले वातावरण में आकर बहुत खुशी महसूस करता है। जब वह ऊपर की ओर बार बार उछलता है तो वह रोमांचित हो जाता है। तो माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी बच्चे की खिलखिलाहट होती है। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। चर्चा कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों। कवि अपने भाग्य से कभी संतुष्ट नहीं रहा, किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया, वह अत्यधिक निराश हो जाता है, वह अपनी बदकिस्मती के लिए खिंचता रहता है। दूसरे शब्दों में कवि कर्महीन लोगों पर व्यंग्य करता है। कर्महीन लोग असफलता मिलने पर भाग्य को दोष देते हैं और किस्मत उनकी कर्महीनता को दोष देती है। आगे है प्रश्न नंबर 5, टिप्पणी करें। गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। दूसरा है सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। तो गोदी के चांद से आशय क्या है। गोदी के चांद से आशय है बच्चा और गगन के चांद से आशय आसमान में निकलने वाला चांद। इन दोनों में गहरा और नज़दीकी रिश्ता है। दोनों में कई समानताएं हैं। आश्चर्य यह है कि गोदी का चांद मतलब बच्चा, गोदी का चांद गगन के चांद को पकड़ने के लिए उतावला रहता है। तभी तो सूरदास को कहना पड़ा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मतलब बच्चा जो होता है वो चांद के लिए मचलता है कि मुझे चांद चाहिए। तो वह बच्चा जो है वो गोदी का चांद है और एक है आसमान का चांद। तो वो चांद को लेने के लिए बच्चा मचलता है, जिद करता है कि मुझे चांद चाहिए। और उसकी माँ क्या करती है, दर्पण में चांद को दिखाकर उसको चुप कराती है। दूसरी टिप्पणी क्या करनी है, सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। तो रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार सावन के महीने में आता है। सावन की घटाएं जब घेर आती हैं तो चारों ओर खुशी के बयार बहने लगती है। राखी का ये त्यौहार इस मौसम के द्वारा और अधिक सार्थक हो जाता है। सावन की काली काली घटाएं भाई को संदेश देती हैं कि तेरी बहन तुझे याद कर रही है। यदि तू इस पवित्र त्यौहार पर नहीं गया तो उसकी आंखों में मेरी तरह ही बूंदें टपकने लगेंगी। प्रश्न नंबर 6, माँ बच्चे को किस प्रकार तैयार करती है। उत्तर है, माँ बच्चे को छलकते हुए निर्मल और स्वच्छ पानी से नहलाती है, उसके बालों में प्यार से कंघी करती है, उसे कपड़े पहनाती है। ये सारे कार्य देखकर बच्चा बहुत खुश होता है। वह ठंडे पानी से नहाकर ताज़ा महसूस करता है और अपनी माँ को प्यार से देखता है। प्रश्न नंबर 7, बच्चा किस वस्तु के कारण लालची बन जाता है। बच्चा जब चांद को देखता है तो उसका मन लालची हो जाता है। वह चांद को पकड़ने की जिद करता है। वह माँ से कहता है कि मुझे यही वस्तु चाहिए। चांद को देखते ही उसका मन लालच से भर जाता है। क्या शायर भाग्यवादी है। शायर बिल्कुल भी भाग्यवादी नहीं है, क्योंकि वो तो बोलता है ना कि किस्मत को मैं रोता हूँ और किस्मत मुझे रोती है। उसे अपने भाग्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह तो कहता है मैं और मेरी किस्मत दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों मिलकर रोते हैं। वह मुझ पर रोती है और मैं उस पर रो लेता हूँ। दोनों परस्पर विरोधी हैं। इसलिए कह सकते हैं कि शायर भाग्यवादी नहीं कर्मवादी है। भाग्य की अपेक्षा उसे अपने कर्म पर विश्वास है। प्रश्न नंबर 9, इश्क की फितरत को शायर ने क्या बताया है। उत्तर है, इश्क की फितरत अर्थात आदत है
इससे व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता, व्यक्ति जितना पाता है उतना ही गंवा भी देता है। इसलिए इश्क में कुछ पा लेना संभव ही नहीं है। किसी ने आज तक इश्क में कुछ भी नहीं पाया, केवल खोया ही है, अपना चैन गंवाया है। प्रश्न नंबर 10, फिराक गोरखपुरी की भाषा शैली पर विचार करें। तो फिराक गोरखपुरी तो एक शायर है, आपको पता ही है, और शायरी लिखते हैं, रुबाइयाँ भी लिखते हैं। इन सब के लिए उन्होंने प्रमुख रूप से उर्दू भाषा का प्रयोग किया है। खास बात यह है कि इनकी भाषा में कठिनाई नहीं है। हाँ, कुछ शब्द उलझाव पैदा करते हैं, लेकिन वे पाठक को कठिन नहीं लगते। बच्चों, आपको भी उनकी भाषा कठिन नहीं लगी होगी। कुछ शब्द हैं जो कठिन हैं, लेकिन वो सरलता से समझ में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 11, गोरखपुरी की अलंकार योजना पर प्रकाश डालें। तो फिराक ने कई अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, इसलिए उनकी रुबाइयों और गज़लों में अलंकारों का प्रयोग थोपा हुआ नहीं लगता। वे भावों प्रसंगों के अनुकूल इनमें आए हैं। शायर ने मुख्य रूप से रूपक, उपमा, अनुप्रास, संदेह, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया है। ये सभी अलंकार बच्चों मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि अलंकारों का काव्य में क्या महत्व है और अलंकार कैसे प्रयोग किए जाते हैं, अलंकारों की पहचान कैसे करें कि कौन सा अलंकार इसमें आया है, वो सब एक वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 12, गोरखपुरी की रुबाइयों के कला पक्ष के बारे में बताइए। तो गोरखपुरी की रुबाइयाँ कला पक्ष की दृष्टि से बेहतरीन बन पड़ी हैं। भाषा सहज, सरल और प्रभावी है। ये बच्चों ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आ सकता है, और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी कविता हो, अलंकार हो, छंद हो, दोहे हों, उनमें अक्सर ये बातें पूछी जाती हैं कि काव्य पक्ष बताइए, इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो हर कविता का आपको समझ के लेना चाहिए कि उसका कला पक्ष क्या है, भाव पक्ष क्या है, भाव सौंदर्य क्या है, काव्य सौंदर्य क्या है। ठीक है, तो कला पक्ष की दृष्टि से ये बेहतरीन है और भाषा सहज, सरल और प्रभावी है। भावानुकूल शैली का प्रयोग हुआ है। उर्दू शब्दावली के साथ साथ शायर ने देशज संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग स्वाभाविक ढंग से किया है। लोका, पिनाती, पुते लावे ये शब्द पूरे के पूरे देशज शब्द हैं और इन प्रयोग से उनकी रुबाइयाँ और अधिक प्रभावी लगती हैं। प्रश्न नंबर 13, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं, लच्छे भाई के बांधती चमकती राखी। इस रुबाई का कला सौंदर्य स्पष्ट करें। तो इसमें भाषा सहज, सरल, प्रभावी है। शायर ने उर्दू शब्दों के साथ साथ देशज शब्दों का भी भावानुकूल प्रयोग किया है और इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और रूपक अलंकारों का प्रयोग सुंदर तरीके से किया गया है। अब देखो, इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य पूछ लिया है और आ भी सकता है एग्जाम में, ध्यान देना आपको। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो इसका उत्तर है, कवि कहता है कि माँ अपने चांद जैसे बच्चे को आंगन में लिए खड़ी है, वह अपने हाथों से झूले में झूला रही है, वह उसे हवा में धीरे धीरे उछाल रही है। इस काम में बच्चे को हंसी गूंज उठती है। चांद के टुकड़े में उपमा अलंकार है और रह रह में मतलब बार बार एक ही शब्द 2 बार आए तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, और किसी दूसरी चीज़ से उपमा दी जाए तो वो उपमा अलंकार होता है। तो चांद के टुकड़े बच्चे की उपमा की गई है उससे, और रह में 2 बार ये शब्द आया तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया गया है और उर्दू शब्दों का भी मिश्रण किया गया है। गेता है मतलब गाने योग्य है और दृश्य बिंब है। भाषा सहज और सरल है और इसमें उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 15, रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दीपावली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझाइए। तो दीपावली के त्यौहार पर पूरा घर रंग रोगन से पुता हुआ है। माँ अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न रखने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है। वह बच्चों के घर में भी दिया जलाती है। इसी तरह राखी के समय आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटा छाई हुई है। छोटी बहन ने पाँव में पाजेब पहनी है जो बिजली की तरह चमक रही है। बच्चों, अंतिम प्रश्न है, फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अर्थात इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में ग्रामीण अंचल के घरेलू रूप की स्वाभाविकता और सात्विकता के अनूठे चित्र चित्रित हुए हैं। तो संग्रहित रुबाइयों के आधार पर उत्तर स्पष्ट कीजिए। आया हुआ भी है एग्जाम में। उत्तर लिखेंगे कि फिराक की रुबाइयों में ग्रामीण अंचल के घरेलू रूप का स्वाभाविक चित्रण मिलता है।
माँ अपने शिशु को आंगन में लिए खड़ी है, वह उसे झुलाती है। बच्चे को नहलाने का दृश्य दिल को छूने वाला है। दीपावली व रक्षाबंधन पर जिस माहौल को चित्रित किया गया है वह आम जीवन से जुड़ा हुआ है। बच्चे का किसी वस्तु के लिए जिद करना और उसे किसी तरह बहलाने के दृश्य सभी परिवारों में पाए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF आपके लिए उपलब्ध है, वहाँ जाकर सभी प्रश्नों के उत्तर आप नोट डाउन कर सकते हैं। और किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम राइटिंग स्किल का भी बताइए। राइटिंग स्किल मतलब रचना कौशल। तो रचना कौशल के सारे वीडियो उपलब्ध है, उसमें जो भी आपको निबंध है, पत्र लेखन है, कहानी लेखन है, संवाद लेखन है, सभी रचना कौशल के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी के वीडियो बना दिए गए हैं, उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सब वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।